Welcome you Easy Maths, a YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10. मैं हेमंत जैन आज आपसे बात करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा ऑल अबाउट एनटीएससी 2023-24 फॉर बोथ द स्टेजेस 1 एंड 2. डेफिनेटली एनटीएससी का एग्जाम क्लास 10 के अंदर अटेम्प्ट करना होता है. क्लास 10 के अंदर ही आप एलिजिबल होते हैं एनटीएससी के एग्जाम के लिए, लेकिन क्लास 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर इक्वल वेटेज आता है ऑलमोस्ट दोनों क्लासेस का, यानी 9th का एंड 10th का और ऑल एकेडमिक सब्जेक्ट्स का. सो क्लास जो स्टूडेंट्स क्लास 10 के अंदर है, अब उनके पास तो बहुत टाइम नहीं है क्योंकि नवंबर में एग्जाम लगने वाला है, लेकिन जो स्टूडेंट्स क्लास 9 में है उनको भी क्लास 9 से ही एनटीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है इंडिया का. एंड सेकंड चीज ये है कि इसके स्कॉलरशिप के बहुत ज्यादा फायदे हैं. और क्लास 10 में जब जो स्टूडेंट 9 में है वो क्लास 10 में पहुंचेंगे तो उनके पास बोर्ड एग्जाम की वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाता है. तो अगर क्लास 9 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो काफी सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को जब आप क्लास 10 के अंदर पहुंचेंगे. तो ये सारी बातें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा. इसके अलावा सिंस कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है एनटीएससी का एग्जाम, तो हमको इसको क्रैक कैसे करना है, ये सारी स्ट्रेटेजी के लिए सबसे जरूरी है हमको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है एग्जाम का, एग्जाम पैटर्न क्या आता है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्या वेटेज रहता है सब्जेक्ट्स का, कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स में क्या गई हुई है, किस स्टेट से किस तरह की कट ऑफ जाती है, और अल्टीमेटली इसके फायदे क्या है, इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के या इसको क्रैक करने के फायदे क्या है, यानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम. तो इन सारी चीजों के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग. सो लेट स्टार्ट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एनटीएससी. तो एनटीएससी इज व्हाट इट इज द फ्लैगशिप एक्टिविटी ऑफ एनसीईआरटी स्टार्टेड सिंस 1963. ठीक है. एनटीएससी एक एनसीईआरटी की स्कीम है जो 1963 के अंदर स्टार्ट हुई है. क्यों स्टार्ट की है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स को, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑनर करने के लिए, सो दैट कि उनको दो फायदे होते हैं उससे. एक फायदा होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, एनसीईआरटी प्रोवाइड कराती है, मंथली बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है जो कि लाइफ टाइम तक एट द एज ऑफ 25 ईयर, जब तक कि आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक वो स्कॉलरशिप मिलती है. आपके सारे तरह के कोर्सेज में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में वो स्कॉलरशिप काम आती है. दूसरा क्या होता है, जो एनटीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेफरेंसेस मिलती है. आपको प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में प्रेफरेंसेस मिलते हैं क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेट दिखाते हैं अपना एनटीएससी का जो पासिंग सर्टिफिकेट है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको स्पेशल वेटेज मिलता है, बोनस मार्क्स मिलते हैं उसके. फिर कुछ कॉलेजेस ऐसे इंडिया के अंदर जो ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, नॉट ओनली इंडिया, अब्रॉड में भी, गल्फ में भी काफी कॉलेज ऐसे है और कनाडा वगैरह में भी कॉलेजेस है जो कि एनटीएससी की स्कॉलरशिप को काफी प्रेफरेंसेस देते हैं. अगर किसी स्टूडेंट ने एनटीएससी क्रैक किया हुआ है, इट मींस कि वो स्टूडेंट उस लेवल को क्वालिफाई करता है और वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो उनको कॉलेज में बोनस मार्क्स देके प्रेफरेंसेस मिलती है. सो दैट क्या होता है कि एडमिशन के अंदर हमको काफी हेल्प मिलती है. तो इसलिए एनटीएससी का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9 और 10th के अंदर अभी प्रेजेंटली है. नेक्स्ट में हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड सीट्स. देखिए, एनटीएससी की जो एलिजिबिलिटी है वो तो वैसे सबको पता है जनरली कि जो इंडियन नेशनलिटी है वो एनटीएससी के लिए चाहिए, चाहे स्टूडेंट्स इंडिया में रह रहा हो चाहे स्टूडेंट इंडिया के बाहर रह रहा हो, बट उसकी नेशनलिटी जो है वो इंडियन होनी चाहिए. लेकिन जो स्टूडेंट इंडिया के बाहर रहते हैं वो स्टेज 1 एग्जाम से एग्जेम्प्टेड रहते हैं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है स्टेज 1 एग्जाम देना उनके लिए, इसलिए स्टेज 2 में ही वो अपियर होते हैं. और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्टेज 1 एग्जाम है बेसिकली वो स्टेट लेवल का एग्जाम है. तो अब जो स्टूडेंट बाहर चले गए इंडिया से, वो किस स्टेट से देंगे, इसलिए काफी इश्यूज रहते हैं, इसलिए स्टेज 2 एग्जाम के अंदर ही वो अपियर होते हैं. तो ये उनको एक बेनिफिट है कि स्टेज 1 में अपियर नहीं होना है. दूसरा क्या है कि जो इसकी एलिजिबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि जो स्टूडेंट है उसका क्लास 9th के अंदर एटलीस्ट 60% मार्क्स आने चाहिए, तभी वो एलिजिबल होता है एनटीएससी का एग्जाम देने के लिए क्लास 10 में. एंड उसकी जो एज है स्टूडेंट की ऑन एज ऑन 1 जुलाई 18 ईयर्स से कम होनी चाहिए. तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. अब हम बात करते हैं टोटल सीट्स की. तो एनटीएससी में भी जैसे बाकी सब एग्जाम्स में होता है रिजर्वेशन है, बट रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा नहीं है. देखिए, आप एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है वो करीब करीब 25.5%, 25% मान लेता हूं इसको, 25% रिजर्व सीट्स है. और जो जनरल कैंडिडेट्स है जिसको हम अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं उसकी 75% सीट्स होती है.
सीट्स, टोटल सीट्स होती कितनी है, फाइनली टोटल कितनी अलॉटेड सीट्स होती है, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में, ताकि आपको पता लगेगा कि एक्चुअली रिजर्व कैटेगरी की कितनी सीट्स है, अनरिजर्व की कितनी सीट्स है, उस हिसाब से हमको कहाँ क्वालिफाई करना है। और डेफिनेटली इस हिसाब से कट ऑफ भी वेरी करती है रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एग्जाम पैटर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एग्जाम एनटीएससी का दो स्टेजेस में लगता है, स्टेज 1, स्टेज 2। जो स्टेज 1 होता है बेसिकली स्टेट लेवल एग्जाम होता है, हर स्टेट अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। देखिए ये भी ऐसा जरूरी नहीं है कि ईच ईयर एवरी स्टेट अपना एग्जाम कंडक्ट कराए, है ना। इंडिया में जितने भी स्टेट्स है जरूरी नहीं है हर स्टेट अपना एग्जाम कंडक्ट कराए, बट मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स है वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है वो थोड़े कम स्टेट्स है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, तो वहां के स्टूडेंट के लिए थोड़ा एक इशू हो सकता है। तो स्टेज 1 जो है वो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, स्टेट अपने यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराता है, स्टेट अथॉरिटी ही एग्जाम कंडक्ट कराती है अंडर द गाइडेंस ऑफ एनसीईआरटी, और वो जो फाइनल मेरिट निकालती है वो मेरिट वाले बच्चे स्टेज 2 में जाते हैं। और स्टेज 2 क्या होता है, बेसिकली नेशनल लेवल एग्जाम है, जो कौन कंडक्ट कराता है, एनसीईआरटी कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो उस जो स्टेट लेवल का एग्जाम है, सिंस की स्टेट कंडक्ट कराता है इसलिए हर स्टेट का डिफरेंट पेपर बनता है, इसलिए वहां की कट ऑफ भी अलग अलग होती है। उनकी सीट फिक्स होती है कि हर स्टेट से इतने ही स्टूडेंट्स आ सकते हैं, राजस्थान से इतने ही आ सकते हैं, एमपी के, महाराष्ट्र के या तेलंगाना के इतने स्टूडेंट्स आपको क्वालिफाई होकर एनटीएससी स्टेज 2 में आ सकते हैं। स्टेज 2 जो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी कराती है, एक सिंगल पेपर होता है, पेपर ऑफलाइन मोड के अंदर होता है, तो ये एनसीईआरटी द्वारा कंडक्ट होता है। अब जो स्टेज 1 एग्जाम है जो कंडक्ट होता है वो नवंबर दिसंबर में होता है। नवंबर दिसंबर में एग्जाम होता है हर स्टेट का, और जनवरी में उसका रिजल्ट आता है, और मई के अंदर स्टेज 2 रिजल्ट एग्जाम होता है, जिसका रिजल्ट कब आ जाता है, जून के अंदर। तो जब जून के अंदर रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट जो होता है फाइनल, आपको एक तरह का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेशन के बेसिस पे ही हम आगे स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम जितने भी हम आगे डिस्कस करेंगे उनका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। कोविड की वजह से जो स्टेज 1 स्टेज 2 थोड़ा डिले हुआ था, एक साल स्किप भी हो गया था, बट अभी सारी कंडीशंस नॉर्मल हो गई है और अब इस एग्जाम को काफी प्रेफरेंस दे रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस एग्जाम के अंदर अपियर हो, क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है। कंट्री के बाहर करीब इंडिया के बाहर मान के चलिए करीब 25-30 कंट्री ऐसी है जिसके अंदर इस एग्जाम की बहुत अच्छी वैल्यू है। इंडियन दो एग्जाम काफी पॉपुलर है, वन इज एनटीएससी, सेकंड इज ओलंपियाड, ठीक है। तो ओलंपियाड तो वैसे भी इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है। नेक्स्ट चीज पे आते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करते हैं हम, तो स्टेज 1 के लिए ऐसा कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, स्टेज 2 के लिए कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है कि कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, बट स्टेज 1 के लिए 32% मार्क्स लाना जरूरी है रिजर्व कैटेगरी को, अनरिजर्व के लिए 40%। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है और टोटल पेपर का वेटेज है वो 100 मार्क्स है, तो उसको 40 नंबर लेके आना है। 40 से कम नंबर लेके आता है तो उसकी मार्कशीट ही जनरेट नहीं होगी, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। 40 नंबर या उससे ऊपर लेके आता है तो क्वालिफाई हुआ है, बट इट डजंट मीन कि वो स्टेज 1 में सेलेक्ट होके स्टेज 2 की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई करके मान लो स्टेज 1 ने क्वालिफाई करने वाले 500 स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर स्टेज से, अगर उसमें से हमको सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को स्टेज 2 के अंदर पहुंचाना है, स्टेट के पास एक गाइडलाइन है, तो वो टॉप 30 को ले लेगी। क्वालिफाई करने के बाद भी ये पूरे चांसेस है कि आप स्टेज 2 में ना जा पाए। तो अचीव करने के लिए हमको बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स चाहिए, लेकिन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 40% मार्क्स का है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 32%। तो जस्ट ये एक नॉर्म्स है। दोनों ही स्टेजेस के अंदर हम स्टेज 1 या स्टेज 2 की बात करें, दो पेपर होते हैं, एक पेपर होता है मैट, दूसरा पेपर होता है सैट, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आप, मैट और सैट। मैट मतलब होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी हम यहाँ पे बात करते हैं रीजनिंग की, एप्टीट्यूड की, जनरल आईक्यू की। पेपर 2 होता है सैट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ हम बात करते हैं बेसिकली एकेडमिक ईयर्स ऑफ 9 एंड 10th, ठीक है। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्वेश्चन पैटर्न एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सबसे पहले मैं बात करते, दोनों को कंपैरेटिवली हम डिस्कस करते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया, जो स्टेज 1 है बेसिकली वो इजी टू मॉडरेट लेवल है, जबकि स्टेज 2 जो है डिफिकल्ट लेवल। और एक्चुअली अगर आप पेपर देखेंगे इट इज रियली गुड क्वेश्चंस। सो स्टेज 2 के लिए जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो लेंथी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड क्वेश्चन आते हैं, मोर लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, उसको करने में टाइम भी लगता है। इसलिए स्टेज 2 की कंपैरेटिव कट ऑफ
स्टेज 1 से कम जाती है। दोनों ही पेपर का पैटर्न क्या है, दोनों में ही एमसीक्यू पैटर्न है, यानी ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। टोटल क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मार्क्स 100 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा दोनों के अंदर ही। और जो टाइम है वो 120 मिनट यानी 2 घंटे। इट मीन्स ये हो गया दोनों स्टेजेस में हमको 2 घंटे के अंदर पेपर 1 अटेम्प्ट करना है, 2 घंटे के अंदर पेपर 2 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देखिए पेपर 2 के लिए सेट की बात कर रहे हैं, वो भी 100 मार्क्स और ड्यूरेशन 120 मिनट सेम, यानी हर एक आंसर का आपको 1 मार्क मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो अगर आपको क्वेश्चन तो पूरे 100 ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन कितनी एक्यूरेसी के साथ और कितने प्रिसीजन के साथ हम अटेम्प्ट करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज ही देखने वाली बात है, ठीक है। पेपर 1 के ऊपर दोबारा आते हैं हम। पेपर 1 मैट होता है, मैट के अंदर आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्यूए जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग लॉजिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग होती है, इसमें एनालिटिकल रीजनिंग होती है, वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, ठीक है। जैसा कि मैंने लिखा है लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट देन स्टेज 1, डेफिनेटली डिफिकल्ट आता ही है। पेपर 2 के अंदर कुछ 9th और 10th क्लास के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन देखिए यहाँ स्टेज 1 स्टेज 2 में डिफरेंस है। क्वेश्चन के लेवल में तो हर हाल में डिफरेंस है दोनों पेपर में, लेकिन यहाँ सिलेबस में भी डिफरेंस आ जाता है। जो 9th और 10th का सिलेबस है, स्टेज 1 में ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज आता है मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस का। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टेज 2 की, तो वहां मैथ्स का वेटेज कम है, साइंस और एसएसटी का वेटेज यानी सोशल साइंस का वेटेज जिसको हम एसएससी भी बोलते हैं 40% है, जबकि मैथ्स का वेटेज 20% है। सो स्टेज 2 में जो मोर इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सोशल साइंस एंड साइंस, बट स्टेज 1 में दोनों इक्वल है। अब आपको ये क्यूरियोसिटी होती है कि हम यहाँ पे दोनों क्लासेस की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कंपैरेटिव करें तो क्लास 10 का सिलेबस दोनों स्टेज में करीब 60% आता है और क्लास 9 का सिलेबस दोनों स्टेजेस के अंदर 40% के आसपास आता है। और उन दोनों का जो मिक्सचर होता है, सारे ही चैप्टर आते हैं, आप मान के चलिए। जो आप सिलेबस की बात करेंगे तो ऐसे चैप्टर्स भी है जो आप इस साल एनसीईआरटी के बुक्स में से हटा दिए गए, लेकिन एनटीएससी के एग्जाम में आते हैं वो चैप्टर, ठीक है। तो जितने भी तरह के आपके क्वेश्चंस, जितने भी तरह के आपके चैप्टर्स है एकेडमिक बुक्स के अंदर, उन सबका करीब 40% पार्ट आता है स्टेज 1 में 9th क्लास का, और स्टेज 2 में भी एज वेल एज, और स्टेज 1 और 2 बोथ में 60% आता है 10th क्लास का लेवल। तो 9th क्लास काफी इंपॉर्टेंट है दोनों ही एग्जाम के लिए। तो इसलिए जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो स्टूडेंट अभी क्लास 9 में, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना लोड नहीं होता। क्लास 10 में आते आते आपके पास बहुत लोड हो जाएगा, और फिर क्लास 9 का पढ़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। तो इट इज बेटर कि आप क्लास 9 से ही अच्छी तैयारी करके चले। नेक्स्ट है पेपर जो मोड होता है ऑफलाइन होता है दोनों ही तरह के एग्जाम में, यानी ऑनलाइन एग्जाम नहीं। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। आज से करीब 5-6 साल पहले जो स्टेज 2 का एग्जाम आता था, उसमें मैट के अंदर है ना, फर्स्ट पेपर 1 मैट में यानी मेंटल एबिलिटी के अंदर 50 क्वेश्चन तो जो मैंने सिलेबस बोला है उसमें से आते थे, यानी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, और 50% जो था वो इंग्लिश आता था। लेकिन पिछले 5-6 साल से पैटर्न चेंज हो गया है, तो जो न्यू अपडेटेड पैटर्न है उसके हिसाब से इंग्लिश हट गया है, और अभी आईक्यू, क्यूए और रीजनिंग ही पार्ट आता है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिलेबस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिलेबस पता होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है, मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि सिलेबस के लिए और इसकी प्रिपरेशन में हर चैप्टर का कितना वेटेज होता है उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो सिलेबस को मैंने ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो क्यूए यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल। वर्बल मतलब बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड हो गया, नॉन वर्बल मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिगर मैट्रिक्स वगैरह से आते हैं, डायग्राम से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, एलिमेंट्री अलजेब्रा एंड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, मेंसुरेशन, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी का बेसिक, ये सारे चैप्टर आते हैं जो आप लोगों को बेसिक नॉलेज सभी की है। वर्बल के अंदर जो आता है वो एनालॉगी, ऑड मैन आउट यानी क्लासिफिकेशन, सीरीज, सीरीज में मतलब अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, इवन दैट फिगर सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक्स, कैलेंडर, पजल टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नॉन वर्बल के अंदर वेन डायग्राम्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस, फिगर कंप्लीशन,
फिगर सीरीज, फिगर एनालॉगी, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, इसके भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, इनका प्रपोर्शन क्या रहता है, पिछले कुछ सालों में क्या प्रपोर्शन रहा है, ये सब मैं एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मुझे और भी काफी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। पेपर 2 में जैसा मैंने बताया, पेपर 2 के अंदर कंप्लीटली एकेडमिक सिलेबस आता है क्लास 9 एंड 10 का। किसका? मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश नहीं आता, जनरल स्टडी नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं जनरल स्टडी भी आता है, बट वो जनरल स्टडी एक्चुअली आपके सोशल साइंस में ही कवर हो जाता है। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्लास 10 का जो इस पार्ट आएगा करीब 60%, क्लास 9 का आएगा 40%, बट ये 60-40 कहीं ऑफिशियली डिवाइड नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि क्लास 9 60% आ जाए, क्लास 10 40% आ जाए, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास 9 एटलीस्ट अगर 40% भी आ रहा है तो आपको प्रिपरेशन 9th क्लास से करनी चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट अभी क्लास 10 में आ चुके हैं उनको भी घबराने की बात नहीं है, जितना संभव जितना पॉसिबल टाइम है वो क्लास 9 के भी चैप्टर्स कॉन्सेप्चुअल रिवाइज करते रहे। स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है वो मैं भी आपको बताता हूँ कि क्लास 10 के स्टूडेंट भी उस पूरे सिलेबस को कवर पाए, और क्लास 9 के तो ऑब्वियसली करेंगे सिलेबस को कवर। ठीक है, कट ऑफ एंड स्ट्रेटेजी पे पहुंचने से पहले मैं कट ऑफ की बात करता हूँ। कट ऑफ देखिए, स्टेज 1 की जो कट ऑफ है मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। नॉर्मली क्या होता है कि दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र यहाँ के पेपर का लेवल कंपैरेटिवली इजी होता है ना, और सीट्स का वेरिएशन भी डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाती है 200 मार्क्स में से 170-185 के आसपास जाती है। ये बहुत अच्छी कट ऑफ है। 85-90% मार्क्स इतना आसान नहीं है, कट ऑफ है, ये टॉपर के मार्क्स नहीं है, रिमेंबर। ठीक है, अदर स्टेट्स की बात करो तो 135 से 165 का रेशियो है 200 में से, तो कंपैरेटिवली कम जाती है। जैसे कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी करीब 2020 की बात है आई थिंक, या 19 की बात है, हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ जहाँ पे स्टूडेंट कट ऑफ 127 गई थी, तो बहुत कम गई थी। तो वेरिएशन होता है एग्जाम के पेपर के लेवल के हिसाब से, क्योंकि हर स्टेट से कितने स्टूडेंट जाएंगे ये फ्रीज रहता है। ठीक है, तो इसमें मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, बट हम अपने इच्छा शक्ति से, अपनी तैयारी से बहुत अच्छा एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ फैक्ट्स से जिनके हिसाब से हमको स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है। जो स्टेज 1 में कैंडिडेट अपियर होते हैं 5-6 लाख कैंडिडेट अपियर होते हैं पूरे ऑल इंडिया से, यानी हर स्टेजेस, हर स्टेट के अंदर। जैसे हो सकता है राजस्थान में 70,000 स्टूडेंट बैठते हो, दिल्ली में 50,000 बैठते हो, इस तरीके से टोटल मिला के 5 to 6 लाख होते हैं। क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है स्टेज 1 के अंदर, जो कि स्टेज 2 के एग्जाम में जाएंगे, वो 8 से 10,000 होते हैं। इट मीन्स ये हो गया करीब 60 से 70 सीट्स के ऊपर एक स्टूडेंट सेलेक्ट होता है स्टेज 1 में, और उसमें से 4,000 से 5,000 फाइनली स्टेज 2 के अंदर निकल जाते हैं, यानी फाइनली 50% हो जाते हैं। तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल में आपको बताता हूं। अगर 100 स्टूडेंट स्टेज 1 में अपियर होते हैं एग्जाम के अंदर, 100 स्टूडेंट, तो 2 स्टूडेंट निकलते हैं बेसिकली स्टेज 1 को क्रैक करके, यानी स्टेज 2 का एग्जाम देते हैं, और 2 में से एक स्टूडेंट क्वालिफाई करता है फाइनली स्टेज 2 से सर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये रेशो है। तो एक बार अगर आप स्टेज 1 को क्वालिफाई कर गए हैं, तो स्टेज 2 में कंपैरेटिवली कंपटीशन का लेवल कम है। कम क्यों है स्टेज 2 के अंदर? क्योंकि आपको 10,000 में से 5,000 में आना है, यानी आपके पास हर 2 सीट में से एक सीट का चांस है। यानी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास? 50% प्रोबेबिलिटी है, 50% चांसेस है। बट अगर हम बात कर रहे हैं स्टेज 1 की, तो हमको 5-6 लाख स्टूडेंट में से 10,000 के अंदर या 8,000 के अंदर है, तो यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो 1/70 हो गई। तो हार्डली जो चांसेस रह गए वो 13-14% के चांसेस रह गए। तो जो कंपटीशन डिफिकल्ट है वो स्टेज 1 में, स्टेज 1 का पेपर इजी आता है स्टेज 2 से, लेकिन कंपटीशन वहां पे ज्यादा है। तो स्टेज 1 अगर आपने क्रैक कर लिया तो काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी बन जाती है स्टेज 2 में निकलने की। ठीक है, हालांकि इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नॉर्म्स चेंज कर रही है। जो स्टूडेंट्स है स्टेज 2 के वो भी 15,000 तक इंक्रीज कर रही है। स्टेज 2 में जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट है वो भी 8,000 तक करने का प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि 8,000 तक इंक्रीज कर देते हैं हम। तो लेट्स सी क्या होता है, बट लेकिन अभी तक कोई डिसाइड ऑफिशियली नहीं है, बट ऐसा प्रोबेबिलिटी है। इन सबको देखते हुए हम यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी को बनाते हैं कि एक्चुअली हमको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा स्ट्रेटेजी, डिटेल में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने शुरू से कहता आ रहा हूँ, सबसे पहले हमको जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए कहाँ से? क्लास 9 के लेवल से। क्यों? क्योंकि 9th का 40% वेटेज एग्जाम में आता है।
राइट, और क्लास 10 में उतना टाइम नहीं मिलता। दूसरी बात क्या है कि हमको कभी भी किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो डेफिनेटली हमको कट ऑफ वगैरह सब, क्योंकि इससे हमारा क्या माइंड मेकअप होता है कि हमको किस लेवल का पढ़ाई करनी है और कितनी पढ़ाई करनी है। उसके साथ साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है PYQs, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, PYQ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न देखे बिना आगे बढ़ना डिफिकल्ट होता है, अदरवाइज हमको पता ही नहीं है एग्जाम में हम, क्योंकि सीबीएसई में जो क्वेश्चन आते हैं और एनटीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, एंटायरली डिफरेंट है। आपको सीबीएसई या एनसीईआरटी की बुक्स में या रेफरेंस बुक में उस तरह के क्वेश्चन मिलते भी नहीं है, तो पैटर्न बहुत डिफरेंट है। तो हमको पैटर्न वहां पे देखना पड़ेगा कि पहले के जो ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो किस तरीके से है, और उन पैटर्न के बेसिस पे मार्केट से अगर जो भी अच्छी बुक्स है वो भी मैं अपने एक अलग वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स को हम रेफर कर सकते हैं, उन बुक्स को हमको वहां से पिक करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन निकालने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन निकालने हैं एनटीएससी के लिए, राइट, चाहे वो मैट का पेपर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं या फिर हम सेट के लिए कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है फॉलो बेसिक्स एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। हमारे चैनल का नाम ही है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। ठीक है, वो अलग बात है कि हम डेडिकेटेड मैथ्स के लिए, बट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सोशल साइंस में भी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है, ऐसा नहीं है। सिविक्स आप पढ़ते हो तो आर्टिकल वाइज तैयारी करते हो, आर्टिकल 1 2 3 4 5। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो ईयर वाइज प्रिपरेशन करते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसके अलग तरीके। तो हर किसी का पढ़ने का एक तरीका होता है, वो अपने दिमाग में सेट करता है, या जो आपका ट्यूटर है वो आपको उस तरीके का एक माहौल बना के, उस तरीके की स्ट्रेटेजी बना के देता है, ताकि आप हर सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर रहे हैं। रट्टा काम नहीं आता है, वो भूल जाओगे। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फोकस मोर एंड मोर ऑन प्रैक्टिस। लर्निंग आपने कर ली, लर्निंग के बाद उसकी एप्लीकेशन देखनी ही चाहिए। एप्लीकेशन नहीं देखोगे तो वो लर्निंग बेकार है, और जितनी एप्लीकेशन उसकी सॉल्व करोगे यानी जितनी प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही आपको बेनिफिट होगा एग्जाम के अंदर। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं स्कॉलरशिप। एक्चुअली हम किस चीज के लिए बात कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, स्कॉलरशिप में अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स है, क्लास 11 एंड 12 के अंदर जो स्टाइपेंड देते हैं या फिर आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा वो 1250 यानी 1250 पर मंथ मिलता है। और हायर स्टडीज के लिए, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन एंड हायर स्टडीज मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ₹2000 पर मंथ मिलता है। दिस इज अ गुड एनफ अमाउंट। हालांकि आज के डेट के हिसाब से आपको कम लग सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट के लेवल पे अगर आप सोचोगे तो दिस इज गुड। अब ये अमाउंट भी पॉसिबल है कि 1250 का अमाउंट अभी शायद 2000 या 2500 हो जाएगा, और 2000 का अमाउंट 3000 के आसपास होने के चांसेस है। ठीक है, अभी ऑफिशियली नहीं है अगेन, बट ऐसा प्रोबेबिलिटी है। दूसरा क्या है, देखिए एनडीए के जो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, ठीक है, उनके लिए यूपीएससी जब अपना इंटरव्यू क्राइटेरिया करती है तो उसमें एक वेटेज रखती है, जो अपना एग्जाम सिलेक्शन करती है उसमें एक वेटेज रखती है मेरिट के अंदर कि इतने परसेंटेज वेटेज एनटीएससी स्कॉलर्स को दिया जाएगा। ठीक है, तो एनटीएससी स्कॉलर्स अगर आप हैं यानी एनटीएससी क्रैक करके गए हैं तो एनडीए में आपको प्रेफरेंस मिलती है। एनडीए के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो तो अभी आज के डेट में आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। रिनाउंड कॉलेजेस जो है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, उसमें 15 सीट्स तो रिजर्व्ड ही एनटीएससी के लिए। आईआईटी दिल्ली के अंदर प्रेफरेंस मिलती है, उसमें बोनस मार्क्स मिलता है आईआईटी दिल्ली के अंदर। और भी तरह के कॉलेजेस है, और नॉट ओनली फिर इंडिया, जैसे अगर आप नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में जाते हैं फर्दर इंजीनियरिंग करने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, आप कनाडा या कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां पे भी आपको एनटीएससी की मेरिट का फायदा मिलता है। ठीक है ना, फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी मिलता है आई मीन। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जॉब में भी फायदा मिलता है। प्राइवेट सेक्टर जॉब में तो जब आपका इंटरव्यू आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके बहुत सारे सर्टिफिकेशन देखती है कंपनी, जिसमें अगर आपके पास एनटीएससी सर्टिफिकेशन है तो उसकी काफी इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि आज के लेवल पे आप ये चीजें इतनी ग्रेस्प ना कर पा रहे हो, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर स्टैमिना है, कैपेबिलिटी है, तो एनटीएससी का एग्जाम अटेम्प्ट कीजिए। सिलेक्शन होना ना होना ये किसी के हाथ में नहीं है, बट अटेम्प्ट करना हमारे हाथ में है। ठीक है, तो ये हमको अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, देन ओके, सो ये वीडियो अभी मैं ओवर करता हूँ। आज हमने काफी डिटेल डिस्कशन किया। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके।
और इसके बाद हम एनटीएससी में क्लास 9 की इंपॉर्टेंस क्या है, क्लास 9 से क्यों स्टार्ट करना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे अलग वीडियोस में। और जो डिटेल डिस्कशन अभी हमारा थोड़ा रह गया है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में कवर करते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।